Good evening all. Welcome to Learners Academy. तो कल हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर सेकंड लास्ट चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर कोर्स स्टार्ट किया था। मे भी चैप्टर नंबर 13 हो गया आपके न्यू बुक में, एक चैप्टर ओमिट होने की वजह से। तो सीक्वेंस डज नॉट मैटर, द टॉपिक नेम इज स्टैटिस्टिक्स, मेन बात ये। ओके, तो ये हमने कल स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग करी। अभी चैप्टर इस साल जो भी चैप्टर का पोर्शन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। स्टैटिस्टिक्स ओवरऑल क्या चीज होती है, क्या कौन सी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है, इसमें क्या होता है, क्यों होता है, प्लस क्लास 9th में कितना आया था वो सब रिवाइज किया था हमने पहली क्लास में। ठीक है, तो दोज स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट दे शुड वॉच द वीडियो, ताकि थोड़ा सा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इफ दे वांट टू। अदरवाइज आज से हमारा क्लास 10th का पोर्शन शुरू हो रहा है स्टैटिस्टिक्स में। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं स्टैटिस्टिक्स के 4 स्टेप्स: कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जिसमें से कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्लास 9th में हो चुका है। इस साल स्टार्ट होगी गाड़ी हमारी एनालिसिस ऑफ डेटा से। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा में हमको टेबुलर फॉर्म्स में डेटा गिवन होगा, जिसको अपने को 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से एनालाइज करना होगा: मीन, मीडियन एंड मोड। तो इन शॉर्ट इस साल हमारा पूरा चैप्टर 3 टॉपिक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है: मीन, मीडियन, मोड। दैट्स इट। ये समझ जाओ, ढंग से निकालना सीख जाओ, चैप्टर ओवर। और 3 ही एक्सरसाइज जैसा कि आप बता रहे हो। तो पहली एक्सरसाइज मस्ट बी अबाउट मीन, एक्सरसाइज नंबर 13.1 है ना, 13.1 इन द न्यू बुक। फिर मोड की है शायद दूसरी एक्सरसाइज, राइट, 13.2, एंड द मीडियन विल बी द लास्ट। और एक चौथी एक्सरसाइज थी जो इस साल ओमिटेड है। ठीक है, देखो हमारे इस बुक में 4 एक्सरसाइज थी, एक बार गो थ्रू करो। ये वाली एक्सरसाइज शायद आपको आपकी नई बुक में नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाली एक्सरसाइज आपकी बुक में इस साल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बुक में थी बट कोर्स से हट गई थी। ये वाली जिसमें 3 ही क्वेश्चन थे, हालांकि बट इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ठीक है अभी है ही नहीं तो क्या बात करें। ओके, तो हमको तो 3 ही पढ़नी है: मीन की, मीडियन की एंड मोड की। एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मीन से कहानी को। ठीक है, तो मीन का मतलब कल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बताई थी। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? अब अगर मैथमेटिकली यूं ही जनरली बात करें तो एवरेज तो हम कई बार निकाल चुके हैं पहले भी अलग अलग टॉपिक्स में, और निकालना हम जानते हैं। बोलो, नहीं जानते क्या? जानते हैं एवरेज निकालना। सारे ऑब्जर्वेशंस मतलब हम जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे। हम जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग एनीथिंग उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन। और उसको हम डिनोट किससे कराएंगे? एक्सआई। किससे डिनोट कराएंगे? एक्सआई। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक बार वही एग्जाम्पल देते हैं कि लेट अस सपोज करो मैंने चलो चेंज करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। रीसेंट जो एग्जाम हुआ हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेट अस सपोज करो कितने बच्चे बैठे हैं? करीब 20 बच्चे बैठे हैं ना। तो मैंने कहा 20 बच्चों के क्या क्या मार्क्स है आउट ऑफ 15, तो मुझे बताओ। तो मैंने एक एक से मार्क्स कलेक्ट करना शुरू किया, आपके बताओ, आपके बताओ, आपके बताओ, आपके बताओ, इस तरीके से। तो जो मैंने डेटा कलेक्ट किया वो कुछ इस टाइप का मेरे को डेटा मिल गया लेटेस्ट से एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने पहले बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि सर 5 मार्क्स आए आउट ऑफ 15। फिर सेकंड से पूछा तो उसने कहा 6, देन 5.5, देन 8, देन 10, देन 10.5, 9.5, अगेन 9.5, 3 एंड आ जाओ 14 भी आए किसी के। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 ऑब्जर्वेशन और लेते हैं। 14 के बाद नेक्स्ट ले लो, जैसे कि 12.5, देन 11.25, देन अगेन एग्जैक्टली 10, अगेन एग्जैक्टली 10। कितने हो गए? 14 हो गए। फिर आ जाओ 15 में से 14.5 भी आए किसी के। देन आ जाइए 7, देन 6.25 एंड देन 9.5। हो गए क्या 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स? नहीं, 2 और चाहिए ना। 2.5, ठीक है, 2.5 और लास्ट में एक बच्चे के एग्जैक्टली 7। ठीक है,
ठीक है, हो गए 20 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो ये लेटर से 20 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स कलेक्ट किए, तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा का पार्ट खत्म हुआ। लेकिन अभी ये डेटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अभी ये डेटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इस फॉर्म में जो डेटा मुझे मिलता है उसको बोलते हैं रो डेटा। क्या बोलते हैं? रो डेटा, जो आपको इस साल नहीं मिलेगा, आपको ऑर्गेनाइज होके मिलेगा। लेकिन एक बार मैं ऑर्गेनाइज करके दिखाता हूं कि जो आपको डेटा मिलेगा वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया होगा। अभी ये डेटा कैसा है? रो डेटा, कच्चा आंकड़ा जिसको अपन बोलते हैं, कच्चा चिट्ठा, रो डेटा है ना। इसको ऑर्गेनाइज करें, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने क्या कहा, देखो मैंने ऐसे कहा कि देखो सबसे कम से कम मार्क्स क्या दिखाई दे रहे हैं? 2.5, ठीक है। उससे ज्यादा 3, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। उससे ज्यादा 3 से ज्यादा बताओ 5, उससे ज्यादा 5.5, उससे ज्यादा 6, उससे ज्यादा 7, उससे ज्यादा बोलो 6.25, ठीक है। 6.25 के बाद देन 7, 7 के बाद, 7 के बाद फिर बताओ नेक्स्ट हाईएस्ट 8, 8 के बाद बोलो 9.5 या 9, 9.5, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 9.5 के बाद 10, उसके बाद 10.5, देन 11.25, देन 12.25 भी है क्या? 12.5 ही है, 12.5, और उसके बाद 14 एंड लास्ट में 14.5। तो ये ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, ये सारे क्या है मेरे पास? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को मैंने क्या कहा, हम किससे डिनोट कराते हैं? एक्सआई से। तो ये एक्सआई का कॉलम है, एक्सआई का कॉलम मतलब ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ऐसे करते 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 x20 तक मेरे पास ये ऑब्जर्वेशंस है। यानी जो भी मैं डेटा कलेक्ट करूं तो उस कलेक्टेड डेटा को मैं ऑब्जर्वेशन कहूंगा या फिर एंट्री कहूंगा। क्या कहूंगा? ये 20 एंट्रीज है मेरे पास, जो मैंने डेटा कलेक्ट करने गया तो 20 एंट्रीज मुझे मिल गई। समझ गए? तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी टेबुलर फॉर्म में, तो मैंने देखा 2.5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, चेक करो। एक ही बच्चे के आए, तो इसके सामने लिख दिया मैंने 1। 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए, चेक करो, एक ही बच्चे के आए, आगे बोलते जाओ। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, ये भी एक ही बच्चे के आए। 5.5, एक तो मैक्सिमम 1 ही आएंगे इसमें। 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए, ये भी एक ही के है, ठीक है। 6.25, सॉरी 6 लिख दिया मैंने गलती से 1, हाँ 6.25, ये भी 1, एंड देन 7 मार्क्स 2 बच्चों के, ठीक है। 8 मार्क्स, 8 मार्क्स एक बच्चे की है, ठीक है। 9.5, 9.3, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स बोलो जल्दी से, 1 2 3, 10.5 बोलो, एक ही बच्चे के 10.5 है। 11.25 बोलो, एक बच्चे का 11.25 है। 12.5 बोलो, 12.5 1, एंड 14 1, एंड 14.5 भी 1, ठीक है। अब सुनना, जो ये मार्क्स थे, जो डेटा आप एक्चुअली कलेक्ट करते हो, यानी जिस डेटा से आप इंटरेस्टेड हो, जिस डेटा के कलेक्शन से आप इंटरेस्टेड हो, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या एक्सआई का कॉलम। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सआई वाला कॉलम। तो मैं इसको तो मार्क कर दूंगा, ये तो हमारा एक्सआई वाला कॉलम, समझ गए। और ये मार्क्स कितने बच्चों के आए, या यूं कहूं ये एंट्री कितनी बार रिपीट हुई, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? ये एंट्री या ये ऑब्जर्वेशन उस रो डेटा के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ, उसकी नंबर ऑफ रेपिटेशंस को क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। और उसको डिनोट कराते हैं एफआई के कॉलम से। किससे? एफआई। लाइक अगर ये x1 है तो ये f1 है, समझ आया क्या? ये x1 है तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। ये अगर दूसरे नंबर की एंट्री है x2 तो ये दूसरे नंबर की एंट्री की फ्रीक्वेंसी f2। समझ गए? समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब ये जो मैंने अभी टेबुलर अरेंजमेंट किया है, इस टेबुलर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना। इस टेबुलर अरेंजमेंट को हम कहते हैं, ये वाले जो रोज है इसके नीचे आएंगे। अभी स्पेस खत्म हो गया था तो मैंने उस साइड लिख दी, बाकी ये जो रोज है ये इसके नीचे आएंगे। ये पूरा ऐसे कॉलम वाइज अरेंज होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं? बिल्कुल टर्म्स टू टर्म्स अच्छे से याद करो। टेबल मतलब क्या होता है? एनीथिंग जिसमें रोज एंड कॉलम्स है वो टेबल। तो ये टेबल है, इसमें रोज एंड कॉलम्स है। कॉलम्स 2 हैं, एक एक्सआई वाला कॉलम है और एक एफआई वाला कॉलम है, और रोज बहुत सारी बना दी हमने। तो रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? टेबल। अब ये टेबल किस टाइप की टेबल है?
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है भैया तेरे को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुई, तेरे को एक हुई, तेरे को इस तरीके से तेरे को 2 हुई, तेरे को 3 हुई, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो इस टेबल का नाम क्या रख दिया गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जब आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज एफआई वाले कॉलम को ऐड करोगे तो वापस 20 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सोचो जरा, क्योंकि 20 ही बच्चे थे और आपने डिवाइड कर दिया भाई इतने मार्क्स इतने बच्चों के, इतने मार्क्स इतने बच्चों के, तो इस एफआई के कॉलम का सम 20 आना चाहिए ना। चलो लेट्स चेक, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 3 16 17 18 19। तो हमेशा किसी भी टेबल में जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है 20 आया ना, वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, वहां पे एक्चुअली कितने लोग मौजूद हैं या कितने लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया या कितने ऑब्जर्वेशंस आपने कलेक्ट किए, इसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये हमेशा फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल निकल के आएगा। आएगा नहीं आएगा, कॉमन सेंस की बात है, आएगा नहीं आएगा बताओ, आएगा आएगा। अभी टोटल क्या तो आ रहा है 20। अब ये जो टेबल थी ये तो थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन हमको जो टेबल मिलेगी वो इससे भी एक कदम आगे मिलेगी। हमको जो टेबल मिलेगी वो इससे भी एक कदम आगे मिलेगी। कैसे, देखो आप काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशंस आपने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 20 तो बच्चे ही थे, 5 और बना देते। कुछ फायदा हुआ क्या इस टेबल को बनाने से, सोचो आप। मतलब ये करीब करीब रो डेटा जैसी दिख रही है भाई, वैसे 20 ऑब्जर्वेशन थे, अभी भी 15 ऑब्जर्वेशन तो हुए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी 5 ही तो ऑब्जर्वेशन कम हुए। तो इस डेटा से इस डेटा में कन्वर्ट करने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं, हो भी सकता था। तो इससे भी एक कदम आगे एक दूसरी टेबल बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को क्लास इंटरवल में डिवाइड कर, इस एक्सआई वाले कॉलम की ग्रुपिंग कर देंगे, और उस टेबल का नाम होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी कैसी है ये, अभी ये अनग्रुप्ड है। क्या नाम है इसका, जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप्ड भी बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे, दैट मींस अनग्रुप्ड है। अभी इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जो बनाने वाला हूं नेक्स्ट पेज पे, उसको कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या डिफरेंस है इसमें, ग्रुपिंग नहीं है, एक एक आइटम अलग अलग हुआ है, एक एक ऑब्जर्वेशन अलग अलग। अब क्या कर दूंगा, इनकी ग्रुपिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इनकी ग्रुपिंग कब पॉसिबल है, जब एक्सआई कॉलम जो है वो रियल नंबर हो। क्या कहा मैंने, जो एक्सआई कॉलम है वो क्या हो, रियल नंबर है, रियल नंबर है। मान लीजिए रियल नंबर ना नहीं होता, कुछ और आइटम रखा हुआ था, जैसे ब्लड ग्रुप्स रखे हुए रहते ए बी ओ, तो उनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती, उनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती, उनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप्ड में ही रखना पड़ेगा। पर हमारे कोर्स में सारे के सारे आपको वैसे ही मिलेंगे, जिसमें रियल नंबर मिलेगा और उनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। इवन हमको तो करी कराई मिलेगी, हमको तो डेटा करा कराया मिलेगा, हमको तो मीन मीडियन मोड निकालना है, लेकिन वो डेटा उन्होंने कैसे कन्वर्ट किया होगा वो प्रोसेस हमको पता होना चाहिए। जैसे ये एक एग्जांपल हमने लिया, ऐसे डेटा कलेक्ट होता है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है, फिर उसकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है अगर जरूरत पड़े। जिसका भी पढ़ रही है, क्योंकि ये डेटा अभी भी छोटा नहीं होगा, तो करते हैं इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट। तो देखो नेक्स्ट पेज पे आओ, मैंने क्लास इंटरवल बनाई, क्या बनाई, क्लास। अब आपके हिसाब से आप आपकी ग्रुपिंग कर सकते हो। जनरली आपको 5-5 या 10-10 के विड्थ की ग्रुपिंग मिलती है, जिनकी विड्थ कितनी होती है, 5 या फिर 10। अभी जैसे 1 से लेके 15, हाईएस्ट मार्क्स 15 है, तो अपन 3 क्लास इंटरवल बना देते हैं, 5 10 15। ओके, तो देखो पहली क्लास इंटरवल में बना रहा हूं 0 से 5। ओके, दूसरी जहां से शुरू खत्म हुई है वहीं से दूसरी अगली शुरू होगी 5 से, और फिर तीसरी 10 से। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो ये भी है। अब पिछली बार क्या हो रहा था, ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, अभी क्लास इंटरवल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये तो हो गया क्लास इंटरवल वाला कॉलम, अगला कॉलम वही फ्रीक्वेंसी या एफआई वाला कॉलम। तो देखो पीछे आओ, अब 0 से लेके 5 टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, कितनी मिली अपने को चेक करो। तो देखो 0 से लेके 5 टोटल फ्रीक्वेंसी, ये और ये 2 ऐड होंगी। याद रहे, अच्छा बताना भूल गया मैं, ये 5 जो है ना बेटा, ये इसमें काउंट नहीं होगा, ये हमेशा अगले में काउंट होगा। ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास। अभी इनके क्वेश्चंस फिर आएंगे जब पर्टिकुलरली मैं बता दूंगा थोड़ा सा। अभी के लिए इतना याद रखो कि जो ये होती है लोअर लिमिट, ये क्लास इंटरवल क्या होती है,
ये क्या होती है, और इसकी विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 में से 0 गया 5, और जनरली बराबर विड्थ रखी जाती है, जैसे इसकी विड्थ भी 5, इसकी विड्थ भी 5, इसकी विड्थ भी 5, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आपकी पहली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, उसमें चेक करो आप कि जिसमें विड्थ अलग अलग है, इसकी विड्थ 5 की, इसकी विड्थ 10 की, इसकी विड्थ 7 की, इसकी विड्थ 8 की, उससे भी डील करना पड़ेगा। जनरली बराबर मिलती है लेकिन कंपलसरी नहीं है। अभी बराबरी रखा है मैंने समझाने के साथ। चलो तो क्या क्या समझ गए, लोअर लिमिट समझ गए, अपर लिमिट समझ गए, वॉइस वगैरह तो चालू है ना भाई, हाँ, लोअर लिमिट समझ गए, दिस इज लोअर लिमिट जिसको अपन एल से डिनोट कराते हैं, दिस इज अपर लिमिट जिसको अपन यू से डिनोट कराते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस, ये चीज क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 5 जो है अगले वाले में काउंट होगा, इसमें काउंट नहीं होगा, तो इसमें कहां तक काउंट होगा, क्यों 4.5 भी होगा, 5 से जस्ट पिछला, 5 को छोड़ के जस्ट पिछला अगर 4.99 भी है तो भी काउंट होगा, तो भी काउंट होगा। किसने कहा 4 तक काउंट होगा, फिर 4.5 का काउंट करोगे, कहीं नहीं, ठीक है। 5 से जस्ट पिछला एक मतलब इतना सा रत्ती वर्षा पिछला भी इसमें काउंट होगा, 4.99999 भी है तो भी इसी में काउंट होगा, पर 5 काउंट नहीं होगा, वो अगले में काउंट होगा। चलो तो काउंट करते हैं, आ जाओ, एक और एक दो, देखो 2.5 और 3 ये दोनों 0 और 2.5 की रेंज में है ना, तो कितने हो गए, एक और एक 2 हो गए, तो इसको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2। क्या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इसको, 2। अब 5 से लेके 10 में क्या क्या काउंट होगा, 5 6 7 8, इवन 10 से जस्ट पिछला 9.99 भी इसमें काउंट होगा, चेक करते हैं। तो आ जाओ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये भी इसमें 9.5 भी इसमें होगा, लेकिन 10 उसमें काउंट, 10 अगले में काउंट होगा। टोटल करो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10, यानी कि 5 से 10 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं, समझ गए ना। इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा आपको कि 0 मार्क्स से 5 मार्क्स की रेंज में मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं क्लास में, 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्लास इंटरवल के कुछ ना कुछ मार्क्स को स्कोर किया है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 से 10 मार्क्स की रेंज में जो है मार्क्स स्कोर किए, और 10 से 15 की रेंज में बचे हुए होंगे, कितने बच गए, 8 बच गए, 20 में से चेक कर लेते हैं फिर से, 8 बच्चे उसमें बचे होंगे, देखो 3 और 1 4 5 6 7 और 8 हो गई है, तो ये 8 हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। चेक करो अभी भी फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको ये भी कह सकता है सर 15 अगर मार्क्स को स्कोर करे तो आप तो कहते हो कि 15 इसमें काउंट नहीं होगा, तो बेटा फिर एक क्लास इंटरवल और बनानी पड़ेगी 15 से 20। अगर 15 ऑब्जर्वेशन होता उसमें, भाई उनमें कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन भी होता मान लो 15, तो फिर 15 के लिए आपको एक क्लास इंटरवल और बनानी पड़ती है ही नहीं, तो नहीं बनाई, समझ गए। तो अब जो मुझे डेटा मिला है, इस डेटा को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्ड, बोलो क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके, इज दिस क्लियर। और हमको सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। पुराना केवल और केवल इसलिए बताया ताकि आपको खुद को पता होना चाहिए कि बन के कैसे आया। बना बनाया मिल जाता है तो फिर आप केवल रट लो भाई, अच्छा ये तो बना बनाया, इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया, मीन का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्वेश्चन स्लाइटली टेढ़ा आया तो फिर फंस गए, ठीक है। लेकिन जो हमको मिला है वो कैसे बन के आया होगा, वो प्रोसेस भी अपने को पता होनी चाहिए, ओके। और ये जो क्लास इंटरवल्स है, इन क्लास इंटरवल्स को हम कहेंगे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। क्या कहेंगे, नाम लिख देता हूं मैं, ये जो क्लास इंटरवल्स है 3 0 to 5 5 to 10 10 to 15, इन तीनों क्लास इंटरवल्स को वो तो एक टेबल में या तो एक्सक्लूसिव होंगी या फिर इंक्लूसिव, सारी या तो एक्सक्लूसिव होंगी या फिर सारी इंक्लूसिव। क्या नाम है इनका, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। दूसरा नाम है इसका कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। दूसरा नाम क्या है, अब इसका मतलब समझो, देखो 5 से शुरू हुआ, 5 पे खत्म हुआ, 5 पे शुरू हुआ, 10 पे खत्म हुआ, 10 पे शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है ना, ब्रेक नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि 5 इसमें एक्सक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड अगले में है वो इंक्लूडेड, तो इसलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव भी रख दिया गया। अब इसका उल्टा क्या होगा, इंक्लूसिव क्या होगा कि 5 से शुरू, 5 पे तो खत्म हो और 6 पे शुरू हो, 10 पे खत्म हो और 11 पे शुरू हो, इस तरीके की जो क्लास इंटरवल मिलेगी
जो खत्म किसी और पे उनसे शुरू किसी और पे हो रही है उसको क्या कहेंगे, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। उसको क्या कहेंगे, उसमें अपर लिमिट भी इंक्लूडेड हो। अभी इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है ना, अगले में इंक्लूडेड है, उसमें तो एक्सक्लूडेड है, खुद में तो। लेकिन अगर मान लीजिए 5 पे शुरू होकर 6 पे, 5 पे खत्म और 6 पे शुरू हो, तो 5 इसमें इंक्लूड होगा, 6 इसमें इंक्लूड होगा, तो जो भी दिख रहा है सब इंक्लूडेड है। तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल या डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। तो इंक्लूसिव से कैसे डील करना है वो क्वेश्चन आएगा जब बताएंगे, अभी के लिए एक्सक्लूसिव ही चलने दो। अच्छा, इंक्लूसिव में फायदा है या एक्सक्लूसिव में फायदा है, सोचो जरा। इंक्लूसिव में फायदा है, मुझे बता बेटा 5.5 मार्क्स लाएगा तो उधर रखेगा या इधर रखेगा, सोच के बता। अब बोल एक्सक्लूसिव में फायदा है, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जो है प्रैक्टिकल नहीं होती है, समझ गया, क्योंकि जरूरी थोड़े जो दिख रहा है उतने ही मार्क्स इसको स्कोर करे। जैसे 5 पे शुरू करके आप 6 पे, 5 पे खत्म करके आप 6 पे शुरू कर रहे हो, तो 5 और 6 के बीच वाले कहां जाएंगे। किसी ने कहा सर मैं तो 5 पॉइंट है ना 5 से शुरू करूंगा, अब बताओ, तो बेटा 5.25 कहां जाएगा। किसी ने कहा मैं तो 5.1 से कर दूंगा, तो 5.05 कहां जाएगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, आप कितना भी अंदर चले जाओ उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, तो आपको जहां खत्म किया है वहीं शुरू करना पड़ेगा प्रैक्टिकल होने के लिए। तो इसीलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आप पहले रीचेक करोगे कि मेरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है या नहीं है। अगर इन केस वो इंक्लूसिव है तो पहले कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। कैसे करते हैं, क्वेश्चन आने दो, अभी तो अपन एक्सक्लूसिव से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के आपको एक्सक्लूसिव पहले चेक करना है, नहीं है तो बनाना। ओके, एक्सक्लूसिव होने के बाद ही हमारी कहानी आगे की शुरू होगी, मीन मीडियन मोड निकालने की, उससे पहले शुरू नहीं हो सकती। चलें आगे, बोलो। तो अभी इसको एक्सक्लूसिव कर देते हैं वापस, 5 से खत्म 5 पे ही शुरू। डन, यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को, बोलो नो डाउट। चलो तो अब बात करते हैं मीन निकालना है अपने को। तो मीन निकालने के इस साल हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं, अरिथमेटिक मीन या फिर शॉर्ट में मीन। हेडिंग डालो, मेन हेडिंग डालो आज की। पहली एक्सरसाइज नंबर 13.1 का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन शुरू हो चुका है। जा, मुझे देख के याद आती है तेरे को ना। हाँ, तो अरिथमेटिक मीन इज द टॉपिक नेम। इसका साइन क्या होता है, नोटेशन बताया था मैंने एक्स बार, याद है। और शॉर्ट में इसको मीन भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ऐसे पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में अपन इसको मीन भी बोल सकते हैं, जस्ट मीन। ओके ओके, तो 3 मेथड्स है हमारे पास। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। हाँ लिख लो, एक बार नाम लिख लो सबके, फिर एक मेथड उठाते हैं। पहला मेथड उठाते हैं, पहले एक बार सबके नाम लिखो, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज assumed mean method. Assumed mean method. And the third and the last method is step deviation method. Step deviation method. हो गया तीनों मेथड्स का, तीनों मेथड्स नोट डाउन कर लिए। अब एक एक करके एक एक मेथड में, तीनों मेथड से एक ही एक्सरसाइज में शामिल है ना, मतलब तीनों मेथड्स हम पढ़ेंगे तब जाके एक एक्सरसाइज होगी। मीन की एक ही एक्सरसाइज है और उसी एक ही एक्सरसाइज में तीनों मेथड है, ठीक है। आज से 4 या 5 साल पहले इसमें 7 या 8 एक्सरसाइज थी चैप्टर में, और हर एक मेथड की अपनी एक एक्सरसाइज थी। लाइक अज्यूम्ड मीन मेथड की अपनी एक एक्सरसाइज, स्टेप डेविएशन मेथड की अपनी एक एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे कम होता गया। अभी आज की तारीख में मीन की एक ही एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन उसी में वो स्पेसिफाई करेगा कि इसको तो स्टेप डेविएशन से करो, इसको अज्यूम्ड मीन से करो, इसको डायरेक्ट मेथड से करो। कौन सा कब यूज होता है अभी बताएंगे, मेथड जब स्टार्ट करेंगे। आपको इन शॉर्ट तीनों आने चाहिए, क्योंकि इसलिए आने चाहिए क्योंकि और किसी टॉपिक में वो स्पेसिफाई करे ना करे, इस क्वेश्चन में वो हमेशा स्पेसिफाई करता है और करेगा कि आपको मीन इसी मेथड से निकालना है, समझे। लाइक लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने मेथड्स पढ़े थे, तो हमने जो टेस्ट लिया था उसमें तो मैंने स्पेसिफाई करके दिया था कि भैया इसको फैक्टराइजेशन से करो, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन एग्जाम में आज तक नहीं आया, फिर भी हमने रिस्क नहीं लिया भाई, हमको तो सारे आने चाहिए। लेकिन इसमें तो हमेशा स्पेसिफाई होके ही मिलता है, पुराने पेपर से उठा लो।
है ना, वो साफ साफ कहेगा बेटा इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से करो, इसको स्टेप डेविएशन से करो, इसको तो इन शॉर्ट तीनों ही आने चाहिए। हम 2 की तैयारी करके गए और तीसरे से आ गया फिर, तो 2 की तैयारी भी वेस्ट है। हाँ, वो डिपेंड करता है डेटा किस टाइप का, ठीक है ना, डेटा किस टाइप का। भी शुरू कर रहे हैं ना मेथड भाई, डेटा टू डेटा डिफर करेगा कि डायरेक्ट मेथड कब प्रेफर करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड कब करेंगे और स्टेप डेविएशन कब करेंगे। और वैसे देखा जाए तो अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन में कुछ खास फर्क नहीं है, केवल एक कदम एक्स्ट्रा रहता है उसमें। तो ये दोनों मेथड तो एक डेटा के हिसाब से प्रेफर किए जाते हैं और ये वाला मेथड एक डेटा के हिसाब से प्रेफर किया जाता है। 2 तरीके के डेटा कर सकते हैं अपन इसको, है ना। ठीक है, स्टार्ट करें पहला मेथड। सो डायरेक्ट मेथड, जैसा कि उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधे एवरेज निकालो, दैट्स इट। एवरेज कैसे निकालते हैं, जोड़ो डिवाइड करो, बस इतना सा काम करना है। लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस में, मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करना है, टेबल्स में इसको कॉलम वाइज जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर आओ पहले, मान लो यही अभी एग्जाम्पल होता और मैं कहता इसका मीन निकालो डायरेक्ट मेथड से, क्या करते हैं, सबको जोड़ते, बोलो, ऐसे जोड़ते और फिर डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जर्वेशन है 20, यही करते हैं। एवरेज ऐसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली जो उसका मेन काम है, जैसे एवरेज निकाला जाता है वैसे निकालो, ठीक है। लेकिन ऐसा डेटा तो मिलेगा ही नहीं सर, रो डेटा तो मिलेगा ही नहीं ना। अगर रो डेटा मिलता तो मैं तो यही करता, अगर रो डेटा मिलता तो मैं यही करता, सबको जोड़ता डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मुझे डेटा कैसा मिलेगा, ऐसा भी नहीं मिलेगा। चलो ऐसा मिलता तो क्या करते, उसकी बात करते हैं। ऐसा मिलता तो क्या करते हैं, अब देखो कॉमन सेंस से चल रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सी जनरल बात के हिसाब से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे एक चीज बताओ, हम इन सबको जोड़ रहे हैं, हम इन सबको क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 7 कितनी बार जुड़ेगा, 1 और 2 बार। 2 बार जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा जब हम सबको जोड़ेंगे, बताओ। तो 7 को 2 बार जोड़ू या 7 इंटू 2 करूं, एक ही बात है। अच्छा जी, 3 फ्रीक्वेंसी किसकी आई थी, 9.5। तो 9.5 3 बार जुड़ रहा है, 1 2 3। तो 9.5 को 3 बार जोड़ू या 9.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। तो समझे क्या करना है, xi को fi से गुणा कराना है। अगर ऐसा डेटा मिल गया तो क्या कराना है, xi को fi से गुणा कराना है और फिर जोड़ देना है। कैसे, 2.5 इंटू 1 2.5, फिर 3 इंटू 1 3, फिर 5 इंटू 1 5, और ऐसे करते 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 जो नीचे कॉलम मिलेगा उसका क्या कर देना है, टोटल सम लगा देना है। अगर ऐसा डेटा मिल गया और वैसा मिल गया तो सिंपली जोड़ो डिवाइडेड बाय 20, जो कि बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा डेटा मिल जाए। ये क्लास 9th में मिलता था ऐसा डेटा, समझ गए क्या। और इवन ये भी नहीं मिलेगा, अगला वाला मिलेगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला मिलेगा, उसकी भी बात करें। तो इन 2 डेटा में अगर मीन निकालना हो डायरेक्ट मेथड से, तो समझ में आया क्या। थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दूं तो एक बार मैं वो वाली रो मिटा देता हूं, क्योंकि फिर समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। ये मान लो 2 कॉलम है हमारे पास, ओके। हमारे पास क्या है, ये 2 कॉलम। हम एक तीसरा कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम का नाम रखेंगे xi इंटू fi, या शॉर्ट में xi fi, xi और डॉट लगा देंगे बीच में fi, xi fi। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, xi fi कॉलम का नाम क्या रख दिया, xi fi। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 2 करके दिखाते हैं। 2.5 इंटू 1 3 1 जा 5 1 जा 5.5 1 जा 6 1 जा 6 6.25 1 जा 6.25 7 2 जा 14 8 1 जा 8 9.5 इंटू 3 29.5, सही है क्या, नहीं 28.5 28। और बाकी जो कुछ मैंने मिटा दिए उसमें भी ऐसे ही करना है। और फिर इसका जब हम टोटल लगाएंगे, इसका जब हम टोटल लगाएंगे उसको किससे डिवाइड करेंगे, वही 20 से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो डिवाइड करेंगे, 20 लोगों में तो डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये तो थी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। सर थोड़ा सा फॉर्मूला बता दो उसका, तो फॉर्मूला बनाऊं मैं, देखो फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, फॉर्मूला बना रहा हूं, तो देखो, तो फॉर्मूला बनाने के लिए इस साइन का मतलब समझो। इस साइन को क्या कहते हैं, साइन का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है समेशन, नोटेशन होता है सिग्मा, मतलब बोलते इसको सिग्मा है, बोलते इसको सिग्मा है। अर्थ इसका होता है सम करना, इसका अर्थ क्या होता है, सम करना। अब कैसे सम करते हैं, ध्यान से सुनो। सपोज करो मेरे पास है यहाँ पे xi का कॉलम, ध्यान से देखना जो मैं कहने वाला हूं, कुछ भी ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं मैं, 3 5
7 9 2। इन सबको मुझे जोड़ना है। जोड़ दिया, जोड़ो। 8 7 15, 15 और 9 24 और 2 जोड़ दिया। तो ये 26 जो आया, क्या आया? ये 26 क्या है? क्या है ये? इन सबका सम। अब बोलने में तो कैसे आ रहा है सर, इस कॉलम का सम लिखूं कैसे? मैथमेटिक्स में से थोड़ा लिख के आऊंगा इस कॉलम का सम बराबर 26, ऐसे थोड़ा लिख के आऊंगा। लिखना पड़ेगा ना, कुछ नोटेशन लिखना पड़ेगा ना। तो देखो मैं लिख रहा हूं, नोटेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं xi। क्या लिख रहा हूं? कौन से कॉलम का सम है? कौन से कॉलम का सम है? xi। और कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। और सम का मतलब समेशन, मतलब सम का नोटेशन क्या है? सिग्मा या समेशन। ओके। और यहाँ पे आई की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? 1 से लेके 5, मतलब x1 x2 x3 x4 x5। कहां से कहां तक ऐड कर रहा हूं मैं? x1 से x5। तो आई कहां से कहां वेरी हुआ? 1 से 5। आई कहां से कहां वेरी हुआ? 1 से 5। तो इसके नीचे लिखा जाता है आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टू 5। इसकी वैल्यू है ये 26। बोलो इसका मीनिंग समझ आया क्या? क्या नहीं? ऊपर तो हाईएस्ट वैल्यू क्या कह रहा है? n इक्वल टू 5। n क्यों लिखूंगा सर? आई अगर इधर n होता तो इधर n। जो चीज वेरी कर रही है वो लिखूंगा मैं। जो चीज वेरी कर रही है वो लिखूंगा। तो वेरी क्या क्या कर रही है? 1 2 3 4 5। ये x1 है। देखो अभी अगर मैं इसको सिंपली जोड़ता, देसी भाषा में जोड़ता, तो क्या मैं ऐसे जोड़ता? देखो ऐसे जोड़ता कि नहीं जोड़ता? सम बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x। बोलो ऐसे जोड़ता नहीं जोड़ता? बोलो। अब क्या चीज बदल रही है मुझे बताओ? 1 2 3 4 5 ये बदल रहा है। जो बदल रहा है उसको आई बोल दो। जो बदल रहा है उसको क्या फिक्स है? x फिक्स है, उसको रख दो x। जो बदल रहा है उसके नीचे लगा दो आई। अब आई की वैल्यू कहां से कहां बदल रही है? 1 से 5। आई की वैल्यू कहां से कहां बदल रही है? 1 से 5। तो मैं समेशन लगा दूंगा, इसकी मिनिमम वैल्यू लिख दूंगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दूंगा। ऊपर वाली बात कहूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 करूं, या नीचे वाली बात कहूं, दोनों का मतलब एक है। तो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक? 1 से 5 सही है ना? नेचुरल नंबर लिख दूंगा तो वो तो फिर इनफाइनाइट हो गया। देखो यहां पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब अपन ऑब्जर्वेशन को डिनोट कराते हैं तो एक्स आई से डिनोट कराते हैं। समझे? किससे डिनोट कराते हैं? कॉलम का नाम एक्स आई एफ आई, इसीलिए हम एन नहीं लिखे आई लिख रहे हैं, जो बदल रहा है। क्या एन की जगह के रख सकता है, तू एन भी रख सकता है, तेरा नाम चर्चित है सी भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। वी आर फॉलोइंग द बुक मेथड। उन्होंने क्या रखा है? उसमें आई रखा है, तो इसलिए हमने कॉलम का नाम आई रख दिया। आप रख दो इस कॉलम का नाम एक्स एन रख दो, ये लो। अब आप वहां पे भी एन लिख दोगे। आप इस कॉलम का नाम एक्स के रख दो, लो, तो वहां पे भी के रख दोगे। आपने कॉलम का नाम क्या रखा है उस पर डिपेंड करेगा ना। अब उन्होंने क्या मेथड प्रेफर किया है कि आप कॉलम का नाम एक्स आई रखो, तो हम फिर फॉर्मूला में भी आई लेटर को ही यूज करेंगे ना। आई की वैल्यू 1 to 5, आई की वैल्यू 1 to 10, आई की वैल्यू 1 to 20। क्लियर है क्या यहां तक? समझ आया? तो इस समेशन नोटेशन का मीनिंग समझ में आया क्या? बताओ। ठीक है, तो अब मुझे जो मैं पूछूं बताना। सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूं समेशन x इंटू कुछ भी लिख देता हूं, जैसे वाई आई x इंटू, या फिर x ना लिख के मैं क्या करूंगा? 10 इंटू वाई आई। क्या लिख दिया मैंने? 10 इंटू वाई आई। और मैं आई की वैल्यू रख देता हूं 1 से लेके 7। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बता दो मुझे। अगर इसका अर्थ बता गए तो समझ जाऊंगा कि आपको समेशन नोटेशन का मीनिंग समझ में आया। इसका मतलब है आई कहां से कहां बदल रहा है? 1 से लेके, यानी वाई के आगे जो आई है उसको पहले 1 रखूंगा। 10 तो फिक्स है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 10 इंटू वाई 1। समझ गए? फिर आई की जगह 1 रखा, 2 रखो, तो 10 इंटू वाई 2। अब 3 रखो, 10 इंटू वाई 3। अब 4 रखो, फिर 5 रखो, फिर 6 रखो, और कहां तक जाना था? 7 तक। 10 इंटू वाई 7। और क्योंकि समेशन लगा हुआ है तो सबको जोड़ो। तो मैं अब ये पूरी तामझाम लिखूं या मैं ऊपर से छोटा सा ऐसा नोटेशन लगाऊं? इन दोनों का अर्थ एक ही है। समझ गए क्या? समेशन नोटेशन को एक्सपेंड करना भी आना चाहिए, और एक्सपेंडेड को वापस समेशन नोटेशन में लिखना भी आना, दोनों चीजें आनी चाहिए।
ओके अब मैं आपसे पूछूंगा फॉर्मूला, आपको मीन निकालने का फॉर्मूला पता है, जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको पता है, ठीक है, और समेशन का यूज करना भी आ गया आपको, दोनों चीजें आ गई। चलते हैं हम उसी एग्जांपल पे। लेट्स से मुझे ये रो डेटा गिवन होता और मैं कहता बेटा मीन बताओ, तो मीन का फॉर्मूला ट्राई करो रुद्र, आपने किस किस को जोड़ा, आपने किस किस को जोड़ा बताओ, ये क्या है, कैसे बोलते हैं इनको, x1 x2 x3 बोलते हैं। तो x1 से लेके x20 तक जोड़ा आपने, तो क्या बदला, x1 2 3 1 2 3 बदल रहा है, तो एक्चुअली आप xi को जोड़ रहे हो, xi को जोड़ रहे हो, जहां पे i की वैल्यू 1 से लेके 20, तो समेशन xi वेयर i रेंजेस फ्रॉम 1 टू, और इस पूरे को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, एंड ये हो गया हमारा मीन का पहला फॉर्मूला। सबको जोड़ो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सबको जोड़ने को स्टैटिस्टिक्स की भाषा में ऐसे लिखते हैं, सबको जोड़ो इस बात को स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, समेशन लगा के लिखते हैं। समझ गए क्या, ठीक है, डायरेक्ट मेथड समझ आया। अब इधर तो गिवन था 20 है, इधर तो गिवन था 20 है, कल को 25 भी हो सकते हैं, कल को 30 भी हो सकते हैं, तो ये 20 तो फिक्स नहीं हुआ ना वहां पे, इसलिए फॉर्मूला में हम यहाँ पे स्मॉल एन लगा देंगे। वो कुछ भी होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, वो कुछ भी होगा पर एक, क्योंकि अभी 20 है, कल को 30 बच्चे भी हो सकते हैं, तो आई रेंजेस फ्रॉम 1 to 30 भी होगा, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड में पहला फॉर्मूला नोट करिए आप, ये पहला फॉर्मूला नोट करिए, डायरेक्ट मेथड में पहला फॉर्मूला नोट करिए, मीन इक्वल टू समेशन xi, यहां पे ये x छोटा लगाना है बेटा, यहां पे ये वाला x छोटा लगाना है, ध्यान से, है ना, ये x तो बड़ा है, ये वाला x छोटा है, और ये वाला n छोटा है, और ये वाला n बड़ा है। कैपिटल N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो अभी ये यहां तक लिखना, बस नीचे वाले फॉर्मूले पे मत आना। लिख दिया गया, समझ में भी आ गया, सरल सा फॉर्मूला है, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय n, सबको जोड़ने को बोल लिखूं कैसे, मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, समेशन xi, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस को अपन xi बोलते हैं, जहां पे i की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट होगी, पहले नंबर का ऑब्जर्वेशन x1 होगा, भाई मिनिमम 1 तो होगा, ऐसे थोड़ा कहेंगे सर एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो फिर मीन क्या निकालना है, फिर डेटा क्या है मेरे पास जिसका मैं मीन निकालू, कम से कम एक ऑब्जर्वेशन तो होगा, तो आई की वैल्यू मिनिमम 1 से स्टार्ट होगी, खत्म कहां पर भी हो, एक नेचुरल नंबर पे खत्म होगी, या तो 10 ऑब्जर्वेशन होंगे, या 20 होंगे, या 50 होंगे, ऐसे तो कहेंगे नहीं कि 3.5 बच्चे थे वहां पे, ऐसे तो कहेंगे नहीं कि 19.5 बच्चे थे, या तो 19 होंगे या 20 होंगे, तो हाईएस्ट जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो n होगा ना, स्मॉल n होगा, मतलब कोई नेचुरल नंबर होगा, समझ आया। और डिवाइडेड बाय कैपिटल N का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो जी, अब आप आ जाइए कि सर मुझे तो डेटा ना सेकंड वाली फॉर्म में गिवन है, इसका भी तो फॉर्मूला बता दो, तो इसका फॉर्मूला डेवलप करेगी ईशानी। ईशानी हमने इसका, आप जनरल बात करते हैं अपन, बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिल्कुल फ्री होके बात करते हैं। ये डेटा जब गिवन था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला, तो हमने इसका मीन निकालने के लिए क्या किया, एक कॉलम और बना दिया, जोड़ दिया इन सबको, और ये जो जोड़ जो भी आएगा इसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अब बात की सर इस जोड़ को बोलूं क्या, इस जोड़ को बोलूं क्या, ये जो टोटल आया है इस टोटल को क्या बोल के डिनोट करा है, तो ये किसका टोटल है, इस कॉलम का, ये किसका टोटल है, इस कॉलम का, तो मैं क्या लिखूंगा, समेशन xi, क्या लिखूंगा, देखो इस कॉलम में टोटल को कहेंगे समेशन xi, जैसे कि रो डेटा में करते हैं समेशन xi, इस कॉलम के टोटल को क्या कहेंगे, समेशन fi, इस कॉलम के टोटल को क्या कहेंगे, समेशन, हमको इस कॉलम का टोटल चाहिए, तो इस कॉलम के टोटल को क्या कहेंगे, समेशन xi इनटू fi, क्या समेशन xi fi क्या कहेंगे, समेशन xi fi। देखो फॉर्मूला तैयार हो रहा है भाई, समेशन xi इनटू fi, आप चाहो तो उसको ब्रैकेट भी लगा सकते हो भाई, इस पूरे कॉलम का टोटल, जहां पे वही i की वैल्यू कहां से कहां रेंज होगी, 1 से लेके कोई नेचुरल नंबर, क्योंकि x1 f1 x2 f2 x3 f3 ऐसे करते करते x10 f10 तक भी जा सकती है कहानी, x20 f20 तक भी जा सकती है, तो एक नेचुरल नंबर तक जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सुनो, जब कच्चा आंकड़ा था तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकाले आप,
सोचो ये वाला डेटा था, तो ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कैसे निकालें? गिन के कैसे निकाले? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही निकाले। तो जब हम गिन के निकालेंगे तब अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन क्या इस डेटा में आप गिन के निकालोगे? क्या निकाल सकते हो? नहीं। इस डेटा में मैंने बताया ना फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो इस बार n ना लिख के क्या लिखूंगा? समेशन fi, क्योंकि समेशन fi तो n है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उस तरह के डेटा में, इस तरह के डेटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी के कॉलम को जोड़ दो वही होगा। तो फॉर्मूला में यहाँ पे n ना आके क्या आएगा? समेशन fi, वापस i की वैल्यू वही 1 to n। ये बन गया आपका फॉर्मूला नंबर 2। पर ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट मेथड का है, अज्यूम्ड मीन मेथड का नहीं है। ये तो डेटा चेंज हो रहा है, डेटा इस टाइप का है तो फॉर्मूला वो, डेटा इस टाइप का है तो फॉर्मूला ये। मेथड तो वही चल रहा है अभी भी, डायरेक्ट मेथड। ओके, सो फॉर्मूला नंबर 2 आप नोट करेंगे। ये देखो नीचे दिख रहा है। ऐसा मत सोचना कि ये दूसरा मेथड शुरू हो गया यहां से, दूसरा मेथड तो आज शुरू ही नहीं होगा, कल होगा। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा सही से नहीं लिखा हुआ बट आप समझ पा रहे होंगे होपफुली। समेशन एक्सआई एफ आई मैं बोल देता हूं, समेशन एक्सआई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, समेशन एक्सआई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। और दोनों समेशन में आई की वैल्यू 1 से लेके n, 1 से लेके n लिख लिया। सेकंड नंबर फॉर्मूला जो कि पहले ही मेथड का दूसरा फॉर्मूला है, जो कि पहले ही मेथड का क्या है? दूसरा फॉर्मूला। कहाँ पे? ये हाँ, ये भी n है ना। दोनों में 1 की आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, 1 से लेके n तक जाएगी। अब कोई अगर चाहे तो इसकी जगह कैपिटल N भी लिख सकता है, बुराई तो खैर उसमें भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन एक सिस्टम तैयार कर लिया गया कि जब अपन गिन के निकालें 1 2 3 4 से काउंटिंग करके अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालें तो उसको n से डिनोट करा, कैपिटल N। लेकिन इस वाले सेकंड टेबल में अपन गिन के थोड़ा निकाल रहे हैं, हमको अलग अलग रखे हुए थोड़ा दिख रहे हैं कि हम गिन रहे हैं। हमको तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ रहा है, तो हमको टोटल करना पड़ रहा है तो मैं उसको टोटल से ही डिनोट कराऊंगा, समेशन एफ आई। समझे क्या? क्लियर है? तो यहां से एक बात और पता चली कि n इक्वल टू समेशन एफ आई होता है। बोलो पता चली? n हमेशा किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल के बराबर होता है, जिसको अपन समेशन एफ आई कहते हैं। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बात का जिक्र करेंगे। देखो ये जितने भी हम फॉर्मूले लिख रहे हैं इसमें अपन समेशन के नीचे जो ये डाल रहे हैं आई की वैल्यू 1 से n, आई की वैल्यू 1 से n, आई की वैल्यू 1 से n। प्रैक्टिकल जब क्वेश्चंस करते हैं तो अगर हम इसको ये ना डालें तो भी चलेगा, केवल समेशन xi भी लिखा जा सकता है क्योंकि अंडरस्टूड है। जाओ देख लेना बस 2-5 मिनट, है ना? क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, ये तो अंडरस्टूड है भाई। कम से कम 1 होगी और ज्यादा ज्यादा कोई नेचुरल नंबर होगी, तो वही चीज रिपीट हो रही है, तो अंडरस्टूड सी चीज को एक बार के लिए हटा देते हैं ना। तो जब फॉर्मूला याद कर रहे हैं अभी आप नोट्स में तो लिखो इसको, लेकिन जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा ज्यादा पहले क्वेश्चन में लिख देंगे, बाकी फिर अपन इसको हटा सकते हैं। अपन सिंपली क्या लिखेंगे? समेशन एक्सआई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, दैट्स इट। ओके, समझ आया? क्लियर है? ओके, अब एक तीसरी टेबल भी तो थी, डायरेक्ट मेथड ही चल रहा है अभी भी, लेकिन एक तीसरी टेबल भी थी या नहीं थी? उसमें क्या करेंगे? लेट्स डिस्कस कि सर इसमें क्या करेंगे। तो बेटा इसमें फॉर्मूला सेम है जो भी अभी अभी आपने किया, बट इसमें कॉलम को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से सुनना, एफ आई का कॉलम तो उसमें भी है इसमें भी है ना? है? ऐसा कौन सा कॉलम है जो उसमें है और इसमें नहीं है? एक्स आई। दैट मीन्स एक कॉलम पैदा करना है, एक्स आई एक कॉलम क्रिएट करना है। और वो कॉलम कहां से क्रिएट होगा? क्लास इंटरवल से। कहां से क्रिएट होगा? तो एक कॉलम का मैं नाम रख रहा हूं क्लास मार्क, और उस क्लास मार्क के कॉलम को ही हम एक्सआई कह देंगे। उस क्लास मार्क के कॉलम को क्या कह देंगे? एक्सआई। और ये कॉलम का मतलब है, ये कॉलम का मतलब है हर एक क्लास इंटरवल का मॉनिटर। भाई क्लास अगर है तो उसका क्लास का मॉनिटर भी होता है। मॉनिटर कैसे होगा? इसका बीचों बीच वाला वैल्यू। तो 0 और 5 के बीचों बीच की वैल्यू क्या होती है? 2.5। फिर बताओ 5 और 10 के बीचों बीच की वैल्यू 7.5, और 10 और 15 के बीचों बीच की वैल्यू 12.5।
डन। अच्छा फॉर्मूला तो बता दो सर, तो फॉर्मूला सुनो। यस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क का फॉर्मूला है लोअर लिमिट, इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। भाई एवरेज निकालना ना, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं। तो देखो 0 और 5 5 और 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, 5 और 10 15, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 5 प्लस 10 15, 15 का आधा 7.5, और 10 और 5 15 25, 25 का आधा 12.5। और एक और चीज सुनो, अगर क्लास विड्थ सेम है सब में, इसमें भी क्लास विड्थ सेम है, इसमें भी क्लास विड्थ सेम है, इसमें भी क्लास विड्थ सेम है, और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, तो जो क्लास विड्थ है उसी की फॉर्म में ये बढ़ता चला जाएगा। चेक करो 5 5 ऐड हो रहा है क्या? तो हम केवल पहला पहला वाला क्लास मार्क निकाल दें और विड्थ ऐड करते जाएं, इधर देखने की जरूरत ही नहीं है। मान लो ये 10 20 है, पूरा बात सुनो पहले, ये मान लो 10 20 क्लास इंटरवल है, तो सब में ऐसा नहीं करना कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, सब में नहीं करने की जरूरत है। पहला पहला करो और उसमें ऐड ऑन करते जाओ, कितना जो भी आपने क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ 5 5 की है ना, ढाई में 5 जोड़ दो, उसमें 5 जोड़ दो, उसमें 5 जोड़ दो, उसमें ज्यादा आखिरी वाले को फिर से वेरीफाई कर देना। पहले वाले को निकाल लो, ऐड करते 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 नीचे आ जाओ, और नीचे वाले को और वेरीफाई कर लो कि नीचे वाला मैच कर रहा है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से मैच कर रहा है, तो बीच वाले सारे सेट को हम बाय द वे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, नीचे वाला नहीं मैच कर रहा तो फिर बीच में कहीं कहीं गलती। समझ गए क्या? क्लियर है? अब क्या करें सर, क्लास मार्क आ गया, कुछ मत करो, जो पहले कर रहे थे वही करो, इस कॉलम को भूल जाओ, मिल गया ना एक्स आई एफ आई, एफ आई एक्स आई का एक कॉलम बना दो, एक्स आई इंटू एफ आई जैसे बनाया था यहाँ पे। भाई एक्स आई एफ आई के बाद तीसरा कॉलम बनाया था एक्स आई एफ आई, एक्स आई नहीं था ना तुम्हारे पास, वो क्लास इंटरवल वाले कॉलम से मिल गया क्लास मार्क जिसको कहते हैं। अब वही मल्टीप्लाई करो और फॉर्मूला ये का यही, यानी डायरेक्ट मेथड में दो ही फॉर्मूले, रो डेटा का ये और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ये। फिर चाहे से वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो। ठीक है, तो जो हमने नोट्स लिखे हैं उस नोट्स में आप ये चीज मेंशन कर दीजिए, इस वाले एक मिनट, हाँ ये तो कल देखेंगे। ये डायरेक्ट मेथड के दो ही फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले में आप लिख दीजिए, कहीं पर भी मार्क कर दीजिए फॉर रो डेटा, फॉर रो डेटा। कर दिया? कहीं पर भी हाईलाइट कर दीजिए कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर रो डेटा के लिए। हाँ इस वाले फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला है ये रो डेटा के लिए है, जो कि इस साल प्रैक्टिकली आएगा ही नहीं, बट एज नोट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने लिख दिया फॉर रो डेटा। और नीचे वाला फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला डेटा, चाहे से वो फिर ग्रुप्ड वाला हो चाहे से वो अनग्रुप्ड वाला हो, तो इसके नीचे मेंशन कर दीजिए। क्या क्या कह रहा है? फल कुक्ड फॉर कुक्ड डेटा, अच्छा रो डेटा कुक्ड डेटा, फॉर ये पका के खाएगा डेटा को, फ्रीक्वेंसी, अरे रुक जा, फॉर फ्रीक्वेंसी, मक्खी है क्या कहीं? ठीक है आप लिख देना फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दोनों तरीके की हो सकती है, क्लियर है? ऐसा नहीं है कि तीसरी वाली के लिए तीसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है। तो ये दो फॉर्मूले केवल और केवल डायरेक्ट मेथड के हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड की बात आज कहीं पर भी नहीं हुई है और कल होगी। तो कल अपन जल्दी से 15 से 20 मिनट में फॉर्मूला कंप्लीट करके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कल ही स्टार्ट करेंगे। ओके क्या मीडियम नोट्स हो जाए, एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूले फिर पहली एक्सरसाइज ऐसे। आपका टेस्ट अब अगली बारी में ही लिया जाएगा, अगली बारी में लिया जाएगा। नहीं एनालिसिस हो गया, सब कुछ हो गया, आप टाइम पे आना शुरू करो।
फोन करना। हाँ नहीं, 10 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जा, अपने आप पीछे भेज दूंगा। मतलब किसी टाइप की मस्ती नहीं दिखाई देनी चाहिए। इतनी तेज फैन किसने चलाया?
कम करो स्पीड, अभी बीमार पड़ जाओगे। आप भी कम करिए। अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं करी ना अपन।